गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपको लिखनी है इमला। तो कल हम जो श्रुति लेख वाले शब्दों की बात कर रहे थे, उन्हीं शब्दों की मैं आपको इमला बोलूँगी। 10 शब्द हैं, तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और अपनी स्टेशनरी भी निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। मैं आपको शब्द बोलती जाऊँगी और आप बिल्कुल कोशिश करेंगे उनको सही सही शुद्ध वर्तनी में लिखने की। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, रेडी हो जाइए और पहला शब्द लिखिए अनिष्ट। आपका पहला शब्द क्या है? अनिष्ट। लिख लिया आपने, वेरी गुड। दूसरा शब्द लिखिए निर्भीकता। निर्भीकता, ठीक है। तीसरा शब्द लिखिए निष्ठुर। क्या लिखेंगे? निष्ठुर, वेरी वेरी गुड। चौथा शब्द लिखिए चक्रवर्ती। कौन सा शब्द लिखेंगे? चक्रवर्ती। पांचवा शब्द लिखिए शलाकाओं। क्या शब्द है? शलाकाओं। छठा शब्द लिखिए विपत्ति। क्या शब्द है? विपत्ति। ओके। सातवां शब्द लिखिए त्रासजनक। क्या शब्द है? त्रासजनक। लिख लिया आप सभी ने, लवली। आठवां शब्द लिखिए कुतूहल। क्या शब्द है? कुतूहल। नाइस, नाइस हैंड राइटिंग। नवां शब्द लिखिए, ध्यान से सुनिएगा, ढिठाई। ढिठाई। क्या शब्द है? ढिठाई, ठीक है। और आखिरी शब्द लिखिए साम्राज्य। 10वां शब्द है आपका साम्राज्य। लिख लिया आपने। चलिए, अब आप एक बार अपने सारे शब्दों को मैच कर लीजिए। देखिए अनिष्ट, देखिए लिखा कहीं पर। चलिए, निर्भीकता, बहुत अच्छा। निष्ठुर, वेरी गुड। चक्रवर्ती, शलाकाओं, त्रासजनक, कुतूहल, विपत्ति, ढिठाई और आखिरी शब्द है साम्राज्य। ये थी आप लोगों की इमला। चीटिंग नहीं करना किसी से, अपने आप से जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, बस उसको चेक करने के लिए इमला अपने आप से लिखनी है। ओके बच्चों, चलिए स्टॉप करते हैं और आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों और बात करते हैं अब भाषा की। भाषा की बात आपके हिंदी के हर चैप्टर में दी गई है, जो रिलेट करती है आपके व्याकरण से, ठीक है। क्योंकि जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं उस चैप्टर के 2 उद्देश्य होते हैं। पहला, चैप्टर की कहानी से संबंधित प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान, मैचिंग, ठीक है। और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने अपनी भाषा में कितना इम्प्रूवमेंट किया, आपकी भाषा कितनी सुधर गई, ये चेक करने के लिए हमें सॉल्व करनी है भाषा की बात। स्टार्ट करें, चलो। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है? नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित कर सामने लिखिए। रेखांकित कर का मतलब क्या होता है कि आपको उसके ऊपर रेखा खींचनी है, उसके नीचे रेखा खींचनी है और फिर उसके सामने लिखना है। देखिए, अभी तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा देती हूँ कि इसमें करना क्या है। समझाती इसलिए हूँ कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन खुद से पढ़ना पड़े, जैसे एग्जाम में होता है, प्रश्न लिखा होता है और आपको खुद से पढ़ना होता है, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए कि हम प्रश्न को पढ़कर खुद समझ जाएं कि इस प्रश्न में हमें करना क्या है, ठीक है। तो नीचे दिए वाक्यों में, तो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें आपको क्या करना है? संज्ञा शब्द को रेखांकित करना है। रेखांकित मतलब उनके नीचे रेखा अंकित करनी है और फिर उनको सामने लिखना है, ठीक है। 4 हैं, 1 सॉल्व है, 3 हमें सॉल्व करने हैं। पहला है, नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। सेंटेंस जो है वो तो चैप्टर में से लिया गया है। तो अब संज्ञा शब्द क्या होते हैं? किसी का भी नाम संज्ञा होता है।
हिंदी तो आपने नहीं पढ़ा है, हिंदी व्याकरण में अभी अपनी क्लास में, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ चुके हो ना नाउन, तो उसी के आधार पर हम हिंदी के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी का भी नाम, अब देखो नंद राजा का नाम है तो संज्ञा हो गया, के किसी का नाम नहीं है। अत्याचार, अत्याचार भी क्या है, हमारे द्वारा किए गए एक्शन का नाम है, ठीक है, अत्याचार। और ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब भाववाचक संज्ञा है, दिखाई तो देता नहीं है, महसूस किया जा सकता है, ठीक है, तो ये एक फीलिंग का नाम है। अच्छा, उसके बाद मगध एक देश का नाम है, राज्य का नाम है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 संज्ञा हैं, नंद, अत्याचार और मगध। तो नंद, अत्याचार और मगध 3 संज्ञा, जिसमें नंद कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है ना, और मगध भी प्रॉपर नाउन है। अब अगला देखते हैं, बालक क्रुद्ध होकर बोला। तो बालक किसी का नाम होता है, तो हमने इसे रेखांकित कर दिया, और रेखांकित करने के बाद हमने इसको यहाँ पर लिख दिया बालक। ये हो गया हमारी संज्ञा। अब क्रुद्ध, क्रुद्ध का मतलब क्रोधित। अब कोई क्रोधित है तो ये तो उसकी विशेषता है ना कि वो क्रोधित है, संज्ञा तो है नहीं, और होकर बोला ये तो सब क्रिया है, तो इसमें केवल एक ही संज्ञा है, बालक। तीसरा देखते हैं, उस सिंह को पिघला दिया। अब उस सिंह को, नाम क्या है इसमें से, नाम है सिंह, तो हम सिंह को रेखांकित कर देंगे और यहाँ लिख देंगे सिंह। सिंह का मतलब क्या होता है, शेर, जंगल में रहता है, जंगल का राजा होता है, दहाड़ता है, और शेर की गुफा को क्या कहते हैं, डैन कहते हैं, है ना। तो ये है एक संज्ञा। अब आगे चलते हैं, बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा। अब बालक जो है वो नाम है, तो वो संज्ञा है, तो हम उसको यहाँ लिख देंगे रेखांकित करने के बाद बालक, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, निर्भीकता। अब निर्भीकता भी क्या है, किसी का गुण है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पर होता निर्भीक, तो निर्भीक होता विशेषण। अब निर्भीक से हमने क्या बना दिया, निर्भीकता, ठीक है। तो जब किसी विशेषण में ता लग जाता है तो वो क्या बन जाती है, संज्ञा बन जाती है, ठीक। तो यहाँ पर जो निर्भीकता है वो भी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, उसको भी हम अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ लिख देंगे निर्भीकता। तो शायद आप अगर अकेले करते तो निर्भीकता छोड़ देते, मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है अभी आपकी एज में। तो हमारी संज्ञा मिल गई हमको, नंद, अत्याचार, मगध, बालक, सिंह, बालक और निर्भीकता। समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। क्या है, एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को, ऐसे शब्द जो एक जैसा अर्थ बताते हैं, उन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी, जल, नीर और अम्बो, ये 4 शब्द हैं, और चारों का क्या मतलब होता है, पानी। ये चारों शब्द पानी के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। पानी का मतलब तो पानी, जल का मतलब भी पानी, नीर का मतलब भी पानी, और अम्बू का मतलब भी पानी। तो ये चारों क्या हैं, पर्यायवाची हैं। पानी का पर्यायवाची जल, जल का पानी, जल का पर्यायवाची नीर, और नीर का पर्यायवाची जल। इस तरह से ये चारों आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो अब हमें क्या करना है, नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची बॉक्स में से चुनकर लिखने हैं। तो ये बॉक्स दिया गया है और नीचे शब्द दिए गए हैं, इनके पर्यायवाची इस बॉक्स में से छांटने हैं। तो वैसे तो सीधा सीधा करना चाहिए, बट थोड़ा सा उल्टा काम करते हैं, ठीक है। हम यहाँ से एक एक शब्द देखते हैं और हम ये चेक करते हैं कि हमें इनके पर्यायवाची मालूम है या नहीं। चलो, तो सबसे पहला है, क्या शब्द है, पढ़ो, तुरंग। कौन सा शब्द है, तुरंग। अब बताओ तुरंग किसका पर्यायवाची है। जो नहीं आता उसे बाद में देखेंगे, जो आता है उसे पहले देखेंगे, ठीक है। नहीं आता, चलो छोड़ दो। अम्बा, ये भी नहीं आता, जाने दो। अश्व, ये तो आता होगा, क्या मतलब होता है अश्व का, घोड़ा, है ना। देखो घोड़ा है, ये है घोड़ा, तो हम यहाँ लिख देंगे अश्व और इसे कट कर देंगे क्योंकि ये हमारा हो गया। अगला है पावक, क्या मतलब होता है पावक का, आता है, नहीं आता, छोड़ दो। अगला है आपका नृप,
अच्छा, नृप तो आपने बहुत बार पढ़ा है। क्या मतलब होता है नृप का? राजा। वेरी गुड। तो राजा कहाँ है? देखो ये है राजा। तो हम यहाँ इनका पर्यायवाची लिख देंगे राजा का नृप। ठीक है, काट देते हैं। बेवकूफ। बेवकूफ का मतलब क्या होता है? पता ही होगा ना ये तो आपको, मूर्ख। तो इसे काट देते हैं और देखो यहाँ पे मूर्ख है, ये है, तो हम यहाँ लिख देंगे बेवकूफ। बेवकूफ। बेवकूफ में ध्यान रखना, पहला वाला ब पेट कटेगा और दूसरे वाले ब का पेट नहीं कटेगा। ओके। अगला शब्द है जननी, और जननी को क्या कहते हैं? माँ, माता। तो देखो माँ दिया है, तो यहाँ लिख देंगे हम जननी। ठीक है। अगला है आपका घर। तो घर किसका पर्यायवाची होता है, या घर का पर्यायवाची क्या होता है? गृह। तो गृह हमारा यहाँ दिया है, तो यहाँ हम लिख देंगे घर। ठीक है, मजा आ रहा है ना। सम्राट। अभी हमने देखा था जो सम्राट थे ना, कौन थे चैप्टर में? सम्राट महापद्म नंद थे, और फिर सम्राट बाद में बने चंद्रगुप्त। तो सम्राट मतलब राजा, तो यहाँ हम लिख देंगे सम्राट। फाइन, काट देंगे। ना समझ। अब बेवकूफ को ही ना समझ कहते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर ना समझ। तो मूर्ख, बेवकूफ और ना समझ, ये कंप्लीट हो गया, काट देंगे। आग। आग मतलब अग्नि, तो आग के साथ अग्नि लिख देंगे, ये पर्यायवाची हो गया। आलय। आलय का मतलब क्या होता है? घर। तो घर में लिख देंगे हम आलय। तो ये गृह, घर और आलय ये हमारा हो गया। अच्छा, आलय से मुझे ध्यान आया, मैंने आपको हिंदी ग्रामर में यौगिक शब्द पढ़ाए थे, तो उसमें आलय से एक शब्द बना था यौगिक। अब मैं नहीं बताऊंगी कौन सा बना था, अब आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आलय से आप कौन कौन से यौगिक शब्द बना सकते हो। ठीक है, 2 शब्द तो हर एक बच्चे को बनाने हैं, तो ये भी आपका होमवर्क होता है स्पेशल वाला। अच्छा, अब हमारे रह गए तुरंग और अम्बा। तो अम्बा हम किसे कहते हैं? अम्बा हम कहते हैं माँ को, तो हम माँ के पर्यायवाची में लिख देंगे अम्बा। अम्मा कहते हैं ना, अम्मा, तो वही है अम्बा, अम्मा, एक जैसे साउंड वाले हैं ये सब। अच्छा, तुरंग किसको कहते हैं हम? घोड़े को। घोड़े को बोलते हैं हम तुरंग। ठीक है, और जो पावक है, पावक हम बोलते हैं अग्नि को, तो ये हमारा हो गया पावक, अग्नि। ठीक, सारे हमने फिल कर दिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। गृह के पर्यायवाची घर और आलय, घोड़ा के अश्व तुरंग, अग्नि के आग पावक, राजा के नृप सम्राट, माँ के जननी अम्बा, और मूर्ख के बेवकूफ ना समझ। फाइन, तो ये एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व कर ली है। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। तो बच्चों, अगली एक्सरसाइज तो बहुत इजी है। देखो क्या है, वचन का अर्थ है संख्या। आपको मैंने इंग्लिश में पढ़ाया था ना, नंबर ऑफ द नाउन्स, मतलब नंबर मीन संख्या और नाउन मीन संज्ञा। तो यहाँ पर वही है, नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं वचन, और वचन का अर्थ है संख्या। जिस संज्ञा शब्द से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अब क्या करना है? रेखांकित। देखो यहाँ पर रेखांकित शब्द है, मतलब शब्दों के नीचे रेखा है, तो आपको उन शब्दों के वचन पहचानने हैं कि ये कौन से वचन है। एक वचन है तो एक वचन उसके सामने लिख देंगे, और बहुवचन है तो बहुवचन उसके सामने लिख देंगे। सिंपल है ना। चलिए, हम लोगों पर राजकोप है। राजकोप मतलब राजा का गुस्सा है। तो हम लोगों, अब सोचो लोगों पर रेखा है, रेखांकित शब्द लोगों हैं, और लोगों का मतलब एक वचन या बहुवचन? लोगों, बहुत सारे लोगों, तो ये क्या होगा? बहुवचन। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे कि ये बहुवचन है। ठीक है। लोहे के पिंजड़े में मोम का सिंह था। तो लोहे के पिंजड़े में मोम का सिंह था। कितने? एक या बहुत सारे?
एक था ना, तो इसलिए था लिखा हुआ है। अगर बहुत सारे होते तो कैसे लिखा होता? लोहे के पिंजड़े में मोम के सिंह थे, तो बहुत सारे हो जाते। रहता दोनों में सिंह, देखो फिर से देखना, लोहे के पिंजड़े में मोम का सिंह था तो भी सिंह है, और लोहे के पिंजड़े में मोम के सिंह थे तो भी सिंह है। तो सिंह को देख के तो नहीं पहचान पाओगे कि ये बहुवचन है या एक वचन है। हाँ, सेंटेंस को पढ़कर पहचान जाओगे। तो ये था देखकर पता चल रहा है कि ये क्या है, एक वचन है। अगर थे होता तो बहुवचन होते। अगला सेंटेंस है, मूर्ख सभासदों को कोई उपाय ना सूझा। अब सभासद कैसे थे? मूर्ख थे। पर्यायवाची क्या थे मूर्ख के? बेवकूफ, नासमझ। और कितने थे? सभासदों, बहुत सारे थे, तभी तो लिखा है सभासदों। अगर एक होता तो सभासद होता, तो बहुत सारे थे। तो यहाँ के हम क्या लिखेंगे कि ये जो शब्द है ये क्या है? ये है बहुवचन। ठीक है। अगला है, जितनी इच्छा हो गायें ले लो। किसने कहा था? जो चंद्रगुप्त की एक्टिंग कर रहा था ना, नहीं सॉरी, चंद्रगुप्त जिस राजा की एक्टिंग कर रहा था, तो जब वो छोटा था तो वो राजा की एक्टिंग कर रहा था, तो उसके पास एक दिन कौन आए थे? चाणक्य ब्राह्मण बनकर आए थे ना। तो उन्होंने मांगा था कि मुझे दूध पीने के लिए गाय दे दो। तो उस बालक ने क्या कहा था कि मैं राजा हूँ, मेरे राज्य में तुम्हारे को जितनी इच्छा हो उतनी गायें ले लो। तो एक गाय ले लो कि बहुत सारी ले लो? जितनी इच्छा हो उतनी ले लो। तो ये भी क्या है? बहुवचन। अगर एक होता तो गाय होता, बहुत सारी हैं तो गायें हैं। ठीक है। तो ये हमारी भाषा की बात आज इस चैप्टर की खत्म हो गई है, और चैप्टर की जो हमने एक्सरसाइजेस स्टार्ट की थी वो भी खत्म हो गई है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू गिव यू होमवर्क माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के होमवर्क में आपको क्या करना है? आज पढ़ाए गए भाषा की बात से संबंधित प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 को अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर हैंडराइटिंग में सॉल्व करना है। ओके।